ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अपनी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स या वो स्टेटमेंट्स जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। लाइक आपका प्रोग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन कोई ऐसे स्टेटमेंट आ जाए जो अचानक से आपके सीक्वेंस को तोड़ती हुई, ठीक है, जैसे 4 के बाद 5 को एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन 4 पे ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई जो कि आपके सीक्वेंस को लाइन नंबर 5 से 4 के बाद 5 आना था, 5 की बजाय, ठीक है, आपको लेट्स सपोज लाइन नंबर 10 पे ले गई। ठीक, 4 से आपने लाइन नंबर 10 पे जंप कर लिया, फिर 10 के बाद 11 12 13 14, मे बी आगे भी कोई आ जाए या मे बी आगे भी कोई कंट्रोल स्टेटमेंट ना आए। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपके जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, उसको आप कह लें कि डिस्टर्ब करे, या आप कह लें कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए, उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक सीक्वेंस, जो कि अभी तक हमने प्रोग्राम्स देखे, हमारी एग्जीक्यूशन नॉर्मल से सीक्वेंस के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में हम ऐसी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे वही बात कि लाइन नंबर 4 के बाद अगर 5 ने एग्जीक्यूट होना है तो वो वहाँ पे कोई कंडीशन लगा देते हैं। ठीक, हम कह देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कंडीशन इज़ फॉल्स, तो इसकी बजाय कोई और लाइन जो हम उसको बताएंगे वो लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं और सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो इसमें हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे आज, डेट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद थर्ड जो है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो रेपिटिशन। कि समटाइम्स हमारी ज़रूरत होती है कि हमें कोई पर्टिकुलर एक लाइन या मल्टीपल लाइन या ब्लॉक ऑफ लाइंस आप कह सकते हैं, उनको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। लाइक कोई 3-4 लाइंस का ग्रुप है, ब्लॉक है, मैं कहती हूँ कि ये लाइन जो है ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सेम लाइन। अब क्या हम वही लाइंस, वो 3-4 लाइन को 10 दफ़ा लिखेंगे? उससे क्या होगा कि हमारा कोड देखे कितना बढ़ जाएगा। कि अगर 3 लाइंस हैं, उनको मैंने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है, मैं उनको 10 दफ़ा लिख रही हूँ तो 30 लाइंस बन जाएंगी। सो क्या ये एक एफिशिएंट अप्रोच है? नो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिन लाइंस को हमने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना होता है, हम उनको क्या कहते हैं, एक उसका ब्लॉक बना के, स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बना के, ब्लॉक कैसे बनता है, जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है वो एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स खोल के देन उस पर लाइन ऑफ कोड लिख के फिर उसको क्लोज करके एक ब्लॉक बना देते हैं, और उसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट लगा देते हैं और उस पर मैंशन कर देते हैं कि ये ब्लॉक या ये लाइन ऑफ कोड जो है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना चाहिए। 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है कि हम 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक लगा देते हैं और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कंडीशन ये है, ट्रू हो रही है, ठीक है, तो फलाने वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो। जैसे एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। अब इसमें भी सिलेक्शन स्टेटमेंट में भी हमारे पास 3-4 वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब इसका हम प्रोग्राम करके देखते हैं। सिलेक्शन में हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, उससे पहले अगर हम देखें तो ये आपके सामने पेज शो हो रहा है, पेज नंबर 119 बुक का। अब इफ़ स्टेटमेंट जब हम लोगों ने कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर्स की कैटेगरी से गो थ्रू होंगे। डेटाज रिलेशनल ऑपरेटर्स, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो। मैंने कहा कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो लिटरल्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक वेरिएबल एक वैल्यू के दरमियान कोई रिलेशन शो करते हैं।
ठीक है, उसमें आ जाता है ग्रेटर देन। आया आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड से ग्रेटर है, आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड से लेस देन है। दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है इन रिलेशनल ऑपरेटर। जो सिंगल इक्वल टू साइन है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हम कहते हैं जी ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। और जो डबल इक्वल टू का साइन है जिसमें हम इक्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि क्या दोनों बराबर है, वो है आपका रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यूज़ करते हैं और इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। अब नीचे रिलेशन एक्सप्रेशंस दी हुई हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं जी। चेक किया गया है कि 100 क्या इज़ ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, 25 इज़ लेस देन 5 सॉरी 100 ग्रेटर देन 15 ट्रू है, 25 लेस देन 5 फॉल्स है, 30 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 ये भी फॉल्स है, सो ऑन। इस तरह आपको छोटी छोटी एग्जांपल दी गई। देन हम आ जाते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट की तरफ। इफ स्टेटमेंट जो है हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है बेसिकली उसकी फैमिली से बिलोंग करती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम कोई कंडीशन लगा देते हैं। लाइक आई वांट टू कंपेयर टू नंबर्स, मैं दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रही हूँ। दो नंबर्स है मेरे पास, दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ए बी से बड़ा है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो मुझे स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाएगी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर बी ए से बड़ा है तो स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाएगी बी इज़ ग्रेटर देन ए। इस तरह के मामलात के लिए जो है हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इफ़ सिंटैक्स देख सकते हैं, इफ़ देन कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, वो आगे स्टेटमेंट्स आ जाए, ठीक है जी। ओके, अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है मार्क्स का। हम भी वही करके देख लेते हैं। बुक के अंदर करना क्या है, हमने यूज़र से उसके मार्क्स की इनपुट लेनी, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में। और हमने देखना है कि अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो उसे मैसेज देना है डेट यू आर पास। इंटीजर मार्क्स ले लिया, ठीक है। यूज़र से इनपुट ले लें आप, सी आउट दे दें यहाँ पे, एंटर योर मार्क्स। सी इन, कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लें मार्क्स के लिए, एम ले लें, एम के एस ले लें, मार्क्स ले लें। ओके जी, अभी तक जो इस प्रोग्रामर ने लिखा है इसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने को वेरिएबल डिक्लेयर करना भी कहते हैं। वेरिएबल को जो पहली वैल्यू दी जाती है उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। ओके, एंटर योर मार्क्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन मार्क्स वेरिएबल में हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। अब हमने चेक करना है कि यूज़र ने जो मार्क्स के अंदर वैल्यू दी है वो अगर 40 से बड़ी है तो हम यूज़र को कह रहे हैं कि भाई आप जो हो वो पास हो, योर स्टेटस इज़ पास इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन योर इक्वल टू 40, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि उसके नंबर बड़े हैं, ज़्यादा है 40 से, तो फिर क्या हो, ठीक है। तो फिर ये हो कि उसको स्क्रीन पे मैसेज दे दिया जाए, सी आउट यू आर, मोबाइल पे टाइपिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर विद लैपटॉप, यू आर पास, ये हमने उसको मैसेज दे दिया। ये ले सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दी। अब देखें क्या होगा
कि एंटर योर मार्क्स एंटर कर दिए, ठीक है। अगर तो मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ़ का ब्लॉक कहाँ है, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 12 तक, ये इफ़ का ब्लॉक है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही है और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इफ़ के ब्लॉक में तो तभी एग्जीक्यूट होना है ना जब कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके जी, एंटर योर मार्क्स। मैं कहती हूँ माई मार्क्स आर 80। एंटर प्रेस किया, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यू आर पास। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर 40 से ज़्यादा है। मैंने कंडीशन ही लगाई थी कि नंबर 40 से ज़्यादा हो तो मुझे मैसेज दो यू आर पास। अच्छा, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। मैं अब 40 से कम दे के देखती हूँ, 33। देखें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन में हमने ये लगाया था कि मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा होंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए डेट यू आर पास, ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखें किसी हद तक अधूरा है। अब आप क्या करेंगे कि जी अच्छा जी 40 से ऊपर अगर मैसेज नंबर है तो फिर क्या हो कि आप कह रहे हो जी कि यू आर पास, तो अब एक और इफ़ भी तो होनी चाहिए। इसमें हम ये चेक करें कि इफ़ मार्क्स आर लेस देन 40, ठीक है। तो फिर क्या हो, फिर उसको मैसेज आना चाहिए डेट यू आर अनफॉर्चुनेटली फेल्ड। बिल्कुल सेंस तो इस तरह ही बनती है, ठीक है। अब वो फेल वाला भी काम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ। इफ़ मार्क्स आर लेस देन 40 तो फिर उसे मैसेज किया जाए जी यू आर फेल। सेव करें, कंपाइल करें। पास के लिए तो करके देख लिया था, अब उसको फेल के लिए चला के दे देते। मार्क्स दे देती हूँ जी 21। एंटर, यू आर फेल। अब हुआ क्या कि जब मैंने इनपुट दी 21, उसने पहली स्टेटमेंट को चेक किया इफ़ को कि क्या मार्क्स जो यूज़र ने इनपुट किए हैं वो 40 से ज़्यादा है। नो, उसको आंसर मिला नो। उसने जो इफ़ का ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक कौन सा है, 9 to 12 लाइन तक, उसको स्किप कर दिया क्योंकि उसने तो तब चलना है ना जब कंडीशन ट्रू होगी। वो ब्लॉक तो तब एग्जीक्यूट है। अब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। अच्छा जी, लाइन नंबर 12 तक उसने स्किप कर दिया। अब पहले क्या था, जब अगली इफ़ नहीं लिखी हुई थी, लाइन नंबर 12 के बाद प्रोग्राम एंड हो रहा तो कुछ है ही नहीं आगे एग्जीक्यूट करने को, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 12 के बाद अगर तो मार्क्स 40 से कम है, फिर वो अगली स्टेटमेंट को भी देख रहा है कि ये और ये स्टेटमेंट भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता ये ही चल जाए। तो मार्क्स जो कि 40 से कम थे, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो जब ट्रू हो गई तो फिर उसने इसकी ब्लॉक को लाइन नंबर 14 से 17 तक इसको एग्जीक्यूट करना है। और इसके ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, सी आउट यू आर फेल। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हुई, अगली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगली को जब उसने चेक किया तो मुझे मैसेज क्या मिल गया, डेट यू आर फेल। इन दिस फॉर्म जो है वी कैन यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ इफ़ ही नहीं है, इफ़ के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है इफ़ एल्स का, फिर उसके बाद आता है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। और फिर उसके बाद नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड इफ़ एल्स का भी कंसेप्ट आ जाता है। तो मेनली हम पहले 3 पढ़ेंगे, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़। आज का लेक्चर इफ़ पे था, ठीक है। इफ़ की सेंस, इफ़ की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इफ़ की लिमिटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ की ये लिमिटेशन है, इस वजह से ऐसे जगहों पे या ऐसे सिनेरियोज़ में हम फिर उससे नेक्स्ट स्टेप जो उससे आगे का है इफ़ एल्स का, उसको फिर हम यूज़ करते हैं। बट टिल नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, उसमें आपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं, कोई भी ले लें, num1 num2 ले लें, ए बी ले लें। उन दोनों में यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करानी है और स्क्रीन पे चेक करना है कि विच नंबर, स्क्रीन पे शो करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। अगर num1 बड़ा है तो स्क्रीन पे शो हो कि num1 इज़ ग्रेटर। अगर num2 बड़ा है तो स्क्रीन पे शो हो कि num2 इज़ ग्रेटर। तो दिस इज़ योर प्रैक्टिस वर्क, होमवर्क या जो भी आप कह लें। तो आप लोगों ने इफ़ को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये सब करके देखना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और कोई क्वेश्चन आंसर हुआ आपका तो वो भी नोट कर लीजिएगा, उसको भी मैं आंसर करूँगी। ओके जी, थैंक यू।
आप लोगों को सुबह लेक्चर सेंड किया था। आई होप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, उसकी प्रैक्टिस देखिएगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हमने फर्दर उसकी टाइप्स पढ़नी, एक्सटेंशन पढ़नी है, तो इसको आप लोगों ने इजी नहीं लेना, स्किप नहीं करना। आप लोगों का पेपर जो है, पेपर के अंदर इस टॉपिक की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। सो अगर तो नहीं करके देखा अभी तो करके देख ले, ठीक है। और जिन्होंने करके देख ली है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछें। जिन्होंने परफॉर्म करके देखा है, जो मैंने वीडियो में खुद किया था, और जो मैंने आप लोगों को दो नंबर्स को कंपेयर करने को बोला था यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और इसका कंट्रास्ट क्या बनेगा कि या ए जो है वो बी से बड़ा और बराबर है, या फिर ये है कि वो उससे छोटा है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इफ ए इज लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तो बी इज ग्रेटर। तो पहली इफ में इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन ए इज ग्रेटर। दूसरी इफ में इफ ए इज लेस देन बी, या ऑपोजिट कर ले, बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपको क्या मैसेज प्रिंट कराओगे कि बी इज ग्रेटर। क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Excuse me, ma'am, I'm Dawood. Ma'am, uh, the letters were totally in Urdu and we didn't understand completely. That was in Urdu and you literally didn't understand anything. Ma'am, we understand, but not too much. Not too much. Okay, next lectures I'll be careful. I'm sorry, I forgot that there are some students which do not understand Urdu. Actually, I lecture both of the classes for BSS and BScs as well. So many times I forgot that there are some foreigners who do not understand Urdu, but don't worry, in next lecture I'll consider. Okay, ma'am. Thanks a lot, Shukriya, ma'am. That's okay, ma'am. Just a little speak English, then we will understand each other. Okay, okay. Sure. Thank you, ma'am. Adila Talat, you have any question? आपने जी मुझे मैसेज भेजा है। मैम सीन क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? इससे पिछले लेक्चर जो था वो पूरा सीन पे था, वो नहीं देखा आपने? Now this is not a question, is a blunder question that you are asking me why we. I have recorded a full-fledged lecture on CN topic, and you are asking me why we use CN. बाकी स्टूडेंट्स बताएं, जो लास्ट लेक्चर था लास्ट वीक में, वो किस पे था? किस बताएं? जब मैंने आप लोगों को कहा था कि यूजर डिफाइंड इनपुट ले, आप प्रोग्राम्स को चेंज करें, बजाय इक्वालिटी ए इज इक्वल टू 10 करने के यूजर डिफाइंड इनपुट ले। दैट वाज टोटली ऑन सी और बेस्ड ऑन सी इन स्टेटमेंट। व्हाई वी यूज इन? क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन का मतलब ये है that if I have taught you something recently, right? And if I have given you any assignment, any homework, any task to do, you can ask me about that. You can take any hint. You are always welcome to take any hint about any assignment if I give to you. अब इफ स्टेटमेंट पे अगर आपको पूरा लेक्चर आपको दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट पूछी यूज इफ स्टेटमेंट, तो क्या दिल करता? दिल करता भी वो स्टूडेंट सामने आया, आप उसको अच्छी तरह झाड़े। लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने का मकसद ही ये है, अगर एक टॉपिक को लेकर समझ नहीं लगी, लिसन यू एट लेक्चर। एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम। हाँ जी पूछिए। वालेकुम सलाम मैम, ये हमें लेक्चर नहीं मिला, कह रही हैं CN वाला।
इन लेक्चर किधर है? सीआर किधर है? यार है क्लास में प्रेजेंट? हाँ जी फवाद, मैंने आप लोगों को सीन वाला लेक्चर नहीं दिया हुआ? आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको सी इन वाला लेक्चर नहीं दिया हुआ? नहीं मैम, नहीं दिया हुआ। उस टाइम आपने जो पढ़ाया था उसकी यानी कि जो लेक्चर भेजा था उस स्टडी हमने क्वेश्चन आंसरिंग कर ली थी। उसके बाद नया कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अभी आप आज ही उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया है। जो आप बता रही हो वो वाला लेक्चर हमने लिया ही नहीं है मैम अभी। मुझे देख लेने दो। लास्ट वीक में हमारे कितने लेक्चर्स हुए? लास्ट वीक में 3 लेक्चर किए थे। एक वो जो पिछली बार रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए 2 वैसे पूरे थे हमारे। 2 वैसे पूरे थे। जो वेरी लास्टली मैंने वीडियो सेंड की थी वो किस टॉपिक में थी? मैम आपने वेरिएबल्स पढ़ाए थे, फिर उसका प्रैक्टिकल हमें करवाया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाए थे। अभी मैंने वीडियो आप लोगों के ग्रुप में मैं अपलोड कर, दैट इज अबाउट सी इन स्टेटमेंट। ओके जी, अभी मैंने फर्स्ट लाइन आप लोगों के सामने लिखी है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। व्हेन यू राइट यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तो सी आउट स्टेटमेंट से पहले जो हम एस टी डी डबल कॉलन लगाते थे वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एस टी डी क्या है, नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, जैसे आप लोग किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर सेक्शंस बने होते हैं, फिर उस सेक्शन के अंदर जो आपको डिज़ायर्ड बुक चाहिए होती है, ठीक है, आप वो सर्च आउट करते हैं। इसी तरह जो आईओ स्ट्रीम है डेट इज़ अ लाइब्रेरी फाइल, और जो नेम स्पेस एस टी डी है, एस टी डी बेसिकली नेम स्पेस है, एंड नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स। ओके, अब हम उस कमांड की बात करें जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं एट रन टाइम, बजाय इसके कि हम यहाँ पे num1 इज इक्वल टू सम वैल्यू और num2 इज इक्वल टू सम वैल्यू, देन उनका सम कैलकुलेट करें। यूज़र इनपुट लेने के लिए कमांड मैंने आपको बोली सी इन, उसका सेंटेक्स देखें, सी इन, देन आगे वेरिएबल नेम। ऐसे मुझे num1 में इनपुट चाहिए, ठीक है, देन मुझे num2 में भी इनपुट चाहिए इन द सेम वे। देन मुझे क्या करना है, दोनों को सम करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग सम करते आए हैं। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई और आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके ऊपर, ठीक है जी, एंड देन डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट। जो भी आप फॉर्मेटेड आउटपुट बनाना चाहें। कुछ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, कंपाइल करें। अब देखें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए रैम में, num1 num2 एंड सम। num1 एंड num2 में हम यूज़र डिफाइंड कंसोल से इनपुट देंगे, और सम में दोनों का सम कैलकुलेट होगा, सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम सम को डिस्प्ले करा लेंगे। ओके, अब आप कंसोल को देखें, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इट मीन्स द कर्सर या आप कहें द सिस्टम इज़ डिमांडिंग इनपुट फ्रॉम मी इन num1 वेरिएबल। किस तरह की इनपुट? कोई भी इंटीजर दे दें। इंटीजर मैंने दे दिया, एंटर प्रेस करें। तो एंटर प्रेस करेंगे, अब
प्रोग्राम की अगली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, डेट इज सी इन num2, इसको भी कोई नंबर दे दें, ये लें। फिर एंटर प्रेस करूँगी, इसका मतलब प्रोग्राम की उससे नेक्स्ट लाइन क्या थी, सम कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, सम कैलकुलेट हो रहा है। देन उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नहीं करना, जो कंप्यूटर है वो उसको डिस्प्ले कर देगा, सी आउट सम इज़ 71, 23 num1 की वैल्यू बन गई थी, एंटर प्रेस किया, num2 की वैल्यू 48 बन गई, सम कैलकुलेट हुआ और स्क्रीन के ऊपर सम डिस्प्ले हो गया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ कि अभी मैंने जब रन किया तो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो किस तरह की इनपुट मुझसे मांग रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करने के लिए सीन से पहले अगर मैं एक मैसेज शो करा दूँ, इनपुट वैल्यू फॉर num1, तो मेरे लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो जाएगा कि मुझे किस वेरिएबल की वैल्यू की इनपुट देनी है। ये देखें, ठीक है। और एक सी आउट स्टेटमेंट, क्यों सी आउट का पर्पस क्या है, मैंने बताया कि हम स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले कराते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हैं। अभी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कराना, क्योंकि हम तो जस्ट यूज़र की इनपुट को थोड़ा गाइड कर रहे हैं, इसलिए एक मैसेज दे रहे हैं कि इनपुट वैल्यू फॉर, इससे क्या होगा कि ऐसा रिजल्ट्स तो हमारे ठीक आ रहे हैं, उनको नहीं कुछ कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारा थोड़ी जो कह रहे हैं कि आउटपुट मिलेगी कंसोल पे, वो थोड़ी कह रहे हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं, वो देखें, इनपुट वैल्यू फॉर num1। अब कुछ समझ में लग रहा है कि मुझे क्या इनपुट करनी है, कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है, एंटर, इनपुट वैल्यू फॉर num2, ये num2 में चलेगी, सम कैलकुलेट हुआ, स्क्रीन पे आउटपुट मिली, सम इज़ 95। वो थोड़ी सी स्पेसिस का इशू है, इसलिए वो जुड़ा जुड़ा हमें शो हो रहा है, यहाँ पे आप स्पेस दे दें या इज इक्वल टू का साइन लगा दें, इट्स अप टू यू। ये दें, इन दिस वे जो है हम यूज़र डिफाइंड आउटपुट जो है वो ले सकते हैं बाय यूजिंग सीन स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करके देखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाला किया, टेम्परेचर कन्वर्जन वाला हम लोगों ने प्रोग्राम किए, आप लोगों ने जहाँ जहाँ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनको वैल्यूज़ असाइन की हैं, आप लोगों ने वो यूज़र डिफाइंड इनपुट जो है अब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि आपको थोड़ा यूज़ क्लियर हो जाए। ये देखें, क्लियर है जी। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ और सी इन को कैसे यूज़ करना है। सी इन से पहले सी आउट यूज़ कर लें, अच्छा वे है कि आपको जो है वो आप अपना प्रोग्राम किसी को शो करते हैं, खुद यूज़ करते हैं, रन करके देखते हैं, एग्जी फाइल रन करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप क्या इनपुट करना चाह रहे हैं, एक अच्छी लुक एंड फील जो है वो देता है। बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना। सॉरी, मैं समझी, मैंने आप लोगों को सीन वाला लेटर सेंड कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग पीछे थे और एससी वाले जो है वो आप लोगों से आगे थे, और मैं चाहती थी कि दो क्लास सेम लाइन पे आ। तो सीन वाला लेक्चर जो है वो मुझे था कि मैं आप लोगों को भेज चुकी, हालांकि मैंने वो एससी वालों को भेजा था। सीन स्टेटमेंट, अच्छा सीन स्टेटमेंट, वो स्टूडेंट है भाई, मैंने आपको डांटा, आई एम सॉरी। बाकियों को तो चाहिए था कि वो भी मुझसे मुझे बताते कि सीन स्टेटमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाई। अभी जो मैंने लेक्चर भेजा इज बेस्ड ऑन सी इन स्टेट, ये अपलोड कर रही हूँ वीडियो, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल गई हो ग्रुप में। ये सी इन स्टेटमेंट है, 6.5 मिनट की वीडियो है। सी इन स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। जैसे सी आउट स्टेटमेंट आउट स्क्रीन पे कंसोल पे आउटपुट देने के लिए, सी इन स्टेटमेंट से ऑपोजिट है कंसोल इन। ठीक है, आप कहते हो लेट्स यूजिंग अ वेरिएबल ए, राइट, you use the statement C in double angle brackets A. Now what will happen when you will run your program
on the console, your compiler will wait for the input of a variable. What was before? In this lecture, we already define input in the program. Like we say a is equal to 10, b is equal to 20. Now, if you run that program 100 times, it will work on the same input. It will use a is equal to 10 and b is equal to 20. Now, I want to give random inputs every time I run my program. For that reason, you use cin statement. Cin statement, what will cin statement do? Cin statement will take input from the user in the runtime, and in the runtime you can give any input. Like if I'm using cin statement and you run your program multiple times, many times, right? You can give different input every time. आपने प्रोग्राम को रन किया, कभी आप 10 इनपुट दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, दोबारा हमको रन करें 50-60 दे रहे हैं, ठीक है, वो रन टाइम पे इनपुट लेगा, ठीक है, उसी वक्त उसकी प्रोसेसिंग करेगा, वहीं पे कंट्रोल के ऊपर आपको आउटपुट दे देगा। अभी मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो सेंड की है, इसमें आप देखें सीन का यूज क्या है, ठीक है। सीन का सेंटेक्स सी आउट जैसा ही है, बस एंगल ब्रैकेट्स डिफरेंट है, और सीन में आप वेरिएबल में इनपुट लेते हो ऑन द रन टाइम। तो अभी भी ड्यूरिंग दिस लेक्चर ये 6 मिनट की वीडियो ये पर आप इसको लिसन करें, केयरफुली, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। फिर इसको जब आप देख लेंगे तो अभी जो सुबह मैंने लेक्चर किया है इफ स्टेटमेंट वाला, ठीक है, तो उसकी तो समझ लग ही जाएगी आप लोगों को। है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इसको सीन वाले स्टेटमेंट देखें और इफ पे भी फोकस करें। सीन स्टेटमेंट हमारे ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होनी है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हर प्रोग्राम में होगी, सी आउट स्टेटमेंट हर प्रोग्राम में, सीन स्टेटमेंट भी हर प्रोग्राम में होगा, राइट। सो इफ जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर हमने कंडीशनली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये हो जाए, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये हो जाए, ठीक है, ऐसे सिनेरियोज में हम इसे यूज करेंगे। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है जी तो कर ले। सीन के अलावा, सीन का मैंने आप लोगों को लेक्चर सेंड कर दिया, उसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कल भी हमारा सेशन आप कल पूछ लीजिएगा। तो प्लीज कोई और क्वेश्चन तो कर लें, तो अदरवाइज फिर इस मीटिंग को एंड, और जो भी मैंने आपको वीडियो सेंड की है, लेक्चर वीडियो सेंड किया, आप लोग उसको सुने और देखें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी तो फिर आप लोग ये देख लें, तो वीडियो भी चाहिए सेंड टू यू। वालेकुम सलाम। मैम एक क्वेश्चन है, वो लास्ट लेक्चर से तो, लेकिन जो प्रीवियस हमने पढ़े हैं उसके रिलेटेड है। तो मैम बाज़ दफा बुक पर भी प्रोग्राम में रिटर्न 0 लिखा होता है, रिटर्न 0, तो मैम मतलब जब int मेन यूज करते हैं मींस द फंक्शन, int इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन, int मेन, तो मोस्टली कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम के एंड में आपको कहता है कोई वैल्यू जो रिटर्न करे, 0 करे, रिटर्न 1 करे। रिटर्न 0 का मतलब ये है नो एरर, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। रिटर्न 1 का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई एरर है एंड एवरीथिंग इज नॉट ओके। तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, आगे जब हम फंक्शन पढ़े आपको पता चल जाएगा रिटर्न क्या करता है, मेन से पहले int लगाए, वॉइड लगाए, वो क्या करता है, फंक्शन पर टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे। ओके मैम, शुक्रिया। एनी क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोग ये आज वाला सीन स्टेटमेंट और इसको देखें और प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखें, 2 नंबर्स के कंपैरिजन वाला, ट्राई टू डू इट or do it at any cost, otherwise you people will not learn that this conditional statement topic, which is very important. Conditional statements, rapid structure and function, these 3 are very important constructs of your programming language. इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, सी आउट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड, ये बेसिक चीजें भी, ठीक है। बट now we are moving towards a proper programming way, ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसी तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह कोई हैं तो नोट कर लीजिएगा,
और कल हम बारे में बात करेंगे।